हम लोग इसको देखें कि भारतवर्ष में प्राचीन काल का इतिहास लेखन इतिहासकारों के लिए अत्यधिक विवाद का विषय है। अत्यधिक इसलिए ये विवाद का विषय है कि हमारे पास जब यहाँ पर इतिहास लेखन की आवश्यकता हुई, जब यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हुई, तो उन्हें ये आवश्यकता महसूस हुई कि जब उनके व्यापार करते करते राजनीतिक सत्ता उनके पास थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो यहाँ के शासन, यहाँ के कानून, यहाँ के रीति रिवाजों की जानकारी उन्हें होना आवश्यक था शासन करने के लिए। और उसके लिए कोई आधिकारिक वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश के पतन के बाद ही भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति वो काफी इसको कहा जा सकता है कि अस्थिर हो गई थी, इनस्टेबल हो गई थी वो, क्योंकि इसका एक विशाल साम्राज्य का छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में इसका विभाजन हो गया था। ये तुम लोगों को पता है कि गुप्त शासकों ने बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने सैनिक सरदारों को, कुछ जागीरदारों को और कुछ ऐसे ही लोगों को, उन लोगों ने क्या, कुछ अपने रिश्तेदारों को भी, कुछ संबंधियों को भी उन लोगों ने बड़ी बड़ी जो ये भूखंड, बड़े बड़े भूखंड उन्होंने शासन करने के लिए दिया, जिससे कि वहां वो लगान वसूलते थे और राजा तक राजा को लगान पहुंचाते थे। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर राजा को वो सैनिक सेवा भी दिया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया का आरंभ हुआ, जो ये कहा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी के बाद ये प्रक्रिया, क्योंकि उसके बाद इस प्रकार के शासक रहे नहीं, जो कि उत्तर भारत में विशेष करके ऐसे कोई शासक नहीं रहे शक्तिशाली, जो कि पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधकर रख सके। ये क्षेत्रीय शासकों, क्योंकि ये छोटे 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 जो क्षेत्रों में ये बटा हुआ पूरा भारतवर्ष का जो भू क्षेत्र था उत्तर भारत का, इन लोगों की शासन सत्ता यहाँ पे स्थापित हुई थी। और ये सभी स्वतंत्र अपने आप को धीरे 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 जो केंद्रीय सत्ता से ये अलग होकर के अपना अस्तित्व स्थापित करने की चेष्टा में लगे हुए थे। तो ये एक तरह से आपसी प्रतिद्वंदिता का काल था। और ये जब तक हर्षवर्धन सत्ता में रहा, वर्धन वंश जब तक रहा, तब तक ये फिर भी एक सूत्र में बंधे हुए थे। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतवर्ष में इस प्रकार का कोई भी शासक नहीं हुआ उत्तर भारत में, जो कि उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध सके। तो ये 600 ईस्वी के बाद का जो काल है, 600 से लेके 1200 ईस्वी तक का काल, ये जो 600 वर्षों का काल है, उसे इतिहासकारों ने 20वीं शताब्दी के कह सकते हो कि ये आर.एस. शर्मा की रचना आई थी, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। ये जो रचना जब बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों ने जब इस रचना के जो इसमें जो कुछ भी विषय वस्तु को पढ़ा, तब एक तरह से ये एक बिल्कुल नया विषय था, एक नया विषय था जो इतिहासकारों के लिए उनके बीच चर्चा का, उनके बीच विवाद का ये विषय बना था कि ये जो 600 वर्षों के काल को पहली बार कह दिया कि ये भारतीय इतिहास का सामंतवादी काल था। ठीक है, एक ऐसा काल जो कि केंद्रीय सत्ता नहीं बल्कि सामंत, जो उनके द्वारा स्थापित जो छोटे छोटे राज्य थे, क्षेत्रीय राज्य थे, उनका ये काल था। और इस काल को सामंतवादी काल भारतीय इतिहास का कहा जाने लगा गया। उसी के बाद से इस पर चर्चा होनी आरंभ हुई। तो वास्तव में ये जो स्वरूप था, ये किस प्रकार का था भारतीय सामंतवाद, इसका क्या कारण था, इसके उदय होने के वास्तव में क्या कारण थे? इसके कई कारण बने थे। एक तो कहा जा सकता है कि केंद्रीय सत्ता जो थी वो गुप्त शासकों के काल में ही वास्तव में ये प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। गुप्त शासकों के अंतिम काल के जो कुछ शासक थे, उनके समय ही सामंती प्रक्रिया की तरफ भारतवर्ष, उत्तर भारत की राजनीति अग्रसर होने लगी थी, जब बहुत बड़े पैमाने पर भूमिदान आरंभ हुआ था।
अपने सामंतों को, अपने कुछ सैनिक अधिकारियों को, कुछ को वेतन देने के ये पर, कुछ वेतन के नाम पर उन्हें कुछ भूखंड दे दिया जाता था, कुछ पुरस्कार के तौर पर। और इस प्रकार से ये बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसकी हमें बहुत क्या कहें, इसके बहुत सारे प्रमाण हमें मिले हैं, बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। और ये प्रमाण किस रूप में हैं? अभिलेखों के रूप में हैं, भूमिदान के प्रमाण। धातु लेख हैं, जिसमें कि ताम्र लेख हैं, स्वर्ण पत्र हैं। तो ये जो हैं, ये सारे अभिलेख हमें इस ओर इंगित करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि राजा जब भूमि दान करता था तो उसका प्रमाण के तौर पर वो एक पट्टे पर स्वर्ण पत्र हुआ या फिर तांबे का पत्र हुआ, या उस पर वो उसे लिखकर उस व्यक्ति को प्रदान करता था, जो कि उसके लिए वो क्या कहें, प्रमाण के तौर पर अपने पास रखता था, उसकी धरोहर हो जाती थी, वो उसकी पारिवारिक संपत्ति हो जाती थी। तो इसके हमें बहुत सारे हमें प्रमाण मिले हैं, इस प्रकार के पत्रों के, अभिलेखों के हमें प्रमाण मिले हैं। और इसी आधार पर आर.एस. शर्मा ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो काल है, उसी के बाद ये जो बड़े पैमाने पर भूमि दान आरंभ हुआ, उसी के बाद ये प्रक्रिया आरंभ हुई है यहाँ पे। और ये जो क्षेत्रीय शासक थे, बाद में ये आरंभ में जब तक केंद्रीय सत्ता काफी शक्तिशाली रही, तब तक तो इन लोगों ने क्या किया है कि ये किसी प्रकार का अपने स्वतंत्र अस्तित्व इनका नहीं आया, लेकिन क्रमिक रूप से जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल होती चली गई तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व आता चला गया। आपसी प्रतिद्वंदिता में भी इनमें इनके बीच आरंभ हो गई, सभी सामंतों के बीच। और हम लोग जानते हैं कि ये जो काल है, ये 600 ईस्वी से लेके 12वीं शताब्दी तक था। 12वीं शताब्दी हम लोग क्यों मानते हैं कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही भारतवर्ष में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई मुस्लिम तुर्क अफगान शासकों के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो ये जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद, तो इसी 600 वर्ष को माना गया है यहाँ पर सामंती काल, भारतवर्ष के इतिहास का इसको माना गया है। तो इसमें एक तो है कि भूमिदान एक बड़ा कारण बना। दूसरा कारण इसका बहुत बड़ा, जो बहुत कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण कारण बना था, वो था केंद्रीय सत्ता का दुर्बल होना। ऐसा है कि भूमिदान के बावजूद भी, वो होने के बाद भी, अगर केंद्रीय सत्ता बहुत ये होती, अगर शक्तिशाली होती, तो इस प्रकार के क्षेत्रीय शासकों या छोटे छोटे शासकों, छोटे छोटे राज्यों का उदय संभव नहीं था। लेकिन ये नहीं हो पाया। ये इस तरह की क्या कहें, इतिहास का ये जो दौर आया भारतीय इतिहास का, जो कि प्राचीन काल का अंतिम चरण माना जा सकता है, उस समय ऐसे शासक नहीं हुए जो एक सूत्र में उत्तर भारत को बांधकर रख सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना था। उसके अतिरिक्त और भी कुछ कारण ये इस तरह के बने थे कि ये इनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी, ये सामंत क्षेत्रीय शासकों की, वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। स्वतंत्र होने की उनमें जो इच्छा थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी, उनमें प्रतिद्वंदिता बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो इसको काल, यद्यपि इसको राजपूत काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी शासक हुए हैं उत्तर भारत के, ये सारे के सारे क्या थे, सभी जो थे, जितने क्षेत्रीय शासक थे, राजपूत कुल के ही थे। और इसलिए इस काल को कई बार राजपूत काल भी कहा जाता है, जो कि भारतवर्ष में मुस्लिम शासन की स्थापना के पहले का जो काल है, वो इनके द्वारा ही स्थापित, ये पूरा काल उन्हीं के द्वारा भारतवर्ष में उनकी सत्ता रही है। जितने भी क्षेत्रीय शासन, चाहे कन्नौज के हो गए, या फिर ये यहाँ कह सकते हो कि ये जो दिल्ली के शासक थे, चौहान वंश हो गया, परमार वंश हो गया, ये सारे के सारे जो थे यही राजपूत कुल के ही थे। और यही काल है जब हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के युद्ध भी हुए हैं, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ है, जो कि राष्ट्रकूट वंश और ये राष्ट्रकूट और इधर के जो राष्ट्रकूट, पाल और एक था जो कन्नौज के शासक थे, कन्नौज, इन तीनों के बीच जो युद्ध हुआ है, ये इसको एक त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ था कि ये लंबे समय तक कई चरणों में चला है ये संघर्ष। सत्ता के लिए संघर्ष था, कन्नौज पर सत्ता था, प्रतिहार थे,
कन्नौज के शासक प्रतिहार थे। तो इन तीनों का जो ये संघर्ष चला है कन्नौज पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, और ये कन्नौज उस समय उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बना था। क्यों? इसका कारण क्या था कि हर्षवर्धन जो था उसका, यद्यपि उसकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन वो कन्नौज भी उसके अधीन था। वो इसलिए कि उसकी बहन जो थी वो उसके ब्याही गई थी कन्नौज में, और क्योंकि उसके बहनों की हत्या कर दी गई थी शशांक के द्वारा, जो यहाँ बंगाल का शासक था, तो जब कन्नौज भी जो है वो राजश्री, उसकी बहन का नाम था हर्षवर्धन की, वो वहां की सत्ता भी इसके अधीन आ गई थी। और इस तरह कन्नौज पर सत्ता, ये कन्नौज जो था वो उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया था। तो कन्नौज पर सत्ता स्थापित करने के लिए भी इन क्षेत्रीय शासकों में अपना संघर्ष चला था, जिसमें राष्ट्रकूट थे दक्षिणापथ के, राष्ट्रकूट, और पूर्वी भारत के पाल थे, और उत्तर भारत के प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पूर्वी भारत के पाल, ये त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। तो ये इस प्रकार ये जो संघर्ष था, ये इनकी महत्वाकांक्षा को ये करता है, दर्शाता है कि ये सभी जो यहाँ की पूर्वी भारत के जो पाल वंशीय शासक थे, वो भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। और इधर के जो राष्ट्रकूट थे, भारत के, क्या कहें, ये इसको कह सकते हो कि दक्कन एरिया जो है, दक्षिणी भारत, दक्षिणापथ और उत्तरापथ के बीच का जो प्रदेश है वो दक्कन एरिया कहलाता है, वहां के थे राष्ट्रकूट, वो भी कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो ऐसे ही समय में ये जो सामंती और ये शासक थे, क्या कहें, क्षेत्रीय शासक जो थे, उन लोगों ने कुछ ने प्रतिहार राजाओं का साथ दिया, कुछ ने राष्ट्रकूटों का दिया, और कुछ ने पाल वंशीय शासकों का साथ दिया। लेकिन इन लोगों ने ये आपसी गुटों में बंधे हुए, ये बंटे हुए ये सारे के सारे जो क्षेत्रीय शासक थे, ये लोग कभी भी किसी भी समस्या का समाधान इन लोगों ने मिलकर नहीं किया था। ये एक भारतीय इतिहास का एक ऐसा काल है जिसने वो सारी पृष्ठभूमि तैयार की, आपसी इनके प्रतिद्वंदिता के कारण, आपसी अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण, अपनी प्रतिद्वंदिता के कारण, इन लोगों ने वो सारे वातावरण और वो सारे पृष्ठभूमि को इन्होंने बना दिया, जो कि किसी भी विदेशी आक्रमण के लिए वो बहुत ही एक आदर्श ये हो सकता था, ये पृष्ठभूमि इन्होंने बना दी, अवसर हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर सामना ये करने में असफल रहे थे, जब लगातार उत्तर पश्चिम से तुर्क शासकों का यहाँ पे आक्रमण हो रहा था। अफगान तो अंतिम वंश था, तुर्कों का जो बार बार आक्रमण हो रहा था, चाहे वो ये था, क्या ये जो जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, वो कौन था, मोहम्मद गजनी हो, उसका भी सामना, उसके बाद मोहम्मद गोरी के कई आक्रमण हुए, पृथ्वीराज चौहान को जिस तरह से पराजित करके फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत की, भारतवर्ष में प्रथम विदेशी शासन की नींव डाली गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि ये भारतवर्ष में जो सामंतवाद का ये काल है, 600 से लेके 1200 ईस्वी तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसका अगर सही ढंग से अध्ययन किया जाए, इसका किया ही है विद्वानों ने बहुत बड़े पैमाने पर। उसके बाद ये परंपरा आरंभ हुई, ये आर्य शर्मा की इसकी सामंतवाद पर जो उनकी रचना है, उसके बाद इस पर बहुत बड़े स्केल पैमाने पर इस पर फिर और रिसर्च, इस पर शोध वगैरह और कई रचनाएं लिखी गई, ये रिसर्च बेस्ड बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, पत्र ये क्या कहें, पत्र और रचनाएं बहुत सारी लिखी गई। तो उन रचनाओं से ये स्पष्ट है, उनका अध्ययन करने पर ये स्पष्ट है कि भारतवर्ष में वो परिस्थितियां कैसे बनी। इस काल का 600 वर्षों का जो काल का अध्ययन अभी तक भारतीय इतिहास में, इसको इतिहास के दृष्टिकोण से इसे अंधकार युग कहा गया था, डार्क एज, इसलिए कि इसकी कोई सूचना हमें नहीं मिलती थी आधिकारिक तौर पर, प्रामाणिक तौर पर, कि इन 600 वर्षों में क्या हुआ है भारतीय इतिहास की, वो कौन सी घटनाएं हैं महत्वपूर्ण जिसने यहाँ पर विदेशी शासन की स्थापना की नींव डाली। भारत राजनीतिक रूप से इतना अस्थिर और इतना दुर्बल कैसे बन गया, ठीक है,
और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन 600 वर्षों का इतिहास जो है, इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि इतिहासकारों ने या इतिहास के दृष्टिकोण से जिसे छोड़ दिया गया था, जिसे महत्वपूर्ण नहीं समझा गया था, अनावश्यक समझ करके संभवतः इतिहासकारों ने उन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट नहीं होने दिया इस पर। लेकिन आर्य शर्मा के द्वारा आकृष्ट कराने के बाद इस पर ये और यही कारण है कि इतिहास की दृष्टि से इस 600 वर्ष के काल को डार्क एज कहा गया है। ठीक है, अंधकार युग कहा गया है, क्योंकि इसकी कोई सूचना हमें नहीं मिलती है, कोई आधिकारिक प्रामाणिक सूचना जो कि इस समय की पूरी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के संबंध में मिल सके हमें प्रामाणिक जानकारी, बहुत रिसर्च बेस्ड जानकारी नहीं थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के बाद ये लगा, इतिहासकारों को लगा कि नहीं, उन्हें ये पहली बार ये महसूस हुआ, ये अनुभव हुआ कि ये काल जो है, इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसने भारतवर्ष में विदेशी शासन एक भावी इतिहास की नींव डालने के लिए यही 600 वर्षों का जो काल है, इसका अध्ययन, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इससे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको क्या इसका हम लोग देखें कि हो गया है अजय टाइम? यस मैम। हो गया है? यस मैम। ठीक है, तो चलो 3:30 बज गया है। अच्छा ठीक है, तो इसको अब हम